नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। सर, नेटो कंट्रीज पर दबाव था अमेरिका का कि अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं, और खबर ये आ रही है कि अब बजट को बढ़ा दिया गया है। अगले 2-4 साल में उसको 5% तक बढ़ाया जा सकता है। तो इससे आपको क्या लगता है, अमेरिका अपना फायदा देख रहा था या भारत का फायदा होगा? देखिए, आपको मालूम है जो नेटो है 32 कंट्री का ग्रुप है और उसके अंदर बताया जाता है अगर हमला एक पे होता है तो बाकी सबको रिस्पॉन्ड करना होता है। वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सिस्टम है। अब अमेरिका ने बोल दिया है कि ये जो आप देख रहे हो सिचुएशन एंड टाइम्स हैव चेंज। जो 2% जो मिलिट्री बजट था इट वाज ड्यूरिंग द पीस टाइम, और अब जिस हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में बढ़ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ, इसराइल इसराइल और ईरान के बीच में हुआ है, और आपने देखा आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में भी हुआ था छोटा सा वॉर। और मिडिल ईस्ट तो ऐसे ही बॉइल पे है, वहां पे लेबनान, सीरिया, यमन में तो कुछ ना कुछ होता ही है। और अफ्रीका के अंदर भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस छोटा मोटा चलता रहता है। तो अब उनको लगता है कि जिस हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट्स, लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं, जो बढ़ रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्हें एक तरह से अपना मिलिट्री बजट बढ़ाना पड़ेगा। जो अब वो 2% ऑफ जीडीपी कर रहे हैं उसको 5% ऑफ जीडीपी करना पड़ेगा। और इन्होंने बोला है भाई 2035 आपको कंपलसरी करना पड़ेगा, और बाकी टाइम पे आप फेजेस में कर सकते हैं। देखिए, आज नेटो का अराउंड 65% जो बताते हैं जो मिलिट्री बजट है वो अमेरिका कंट्रीब्यूट करता है। द रेस्ट ऑफ 31 नेशंस आर कंट्रीब्यूटिंग 35%। आप ऐसा देख लीजिए, 2/3 1/3 का फॉर्मूला है। अब अमेरिका के अंदर आपको मालूम है उनकी हालत पतली होती जा रही है, उनका डेब्ट बढ़ चुका है, $37 ट्रिलियन हो चुका है उनका डेब्ट। एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स आर गोइंग टू एक्सीड मोर देन $1 ट्रिलियन। और उनकी एक तरह से उनकी जो टोटल रेवेन्यू है वो बताई जाती है $5 ट्रिलियन की है। अगर $1 ट्रिलियन अगर सिर्फ वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो आप समझ जाइए इट इज अराउंड 20% ऑफ द रेवेन्यू, जो आगे जाके बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। क्योंकि अमेरिका के अंदर उनकी जो नेट रेसिप्ट्स है इट इज अराउंड 4.8 टू 5 ट्रिलियन। उनके जो खर्चे हैं इट इज अराउंड 6.5 टू 7। तो देयर इज अ डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ अराउंड $2 ट्रिलियन। तो अमेरिका को लग रहा है कि अब उनको एक तरह से खर्चे कम करने की जरूरत है, और बाकी लोगों को एक तरह से बोलना है कि आप भी कंट्रीब्यूट करिए। और आपको एक और एक चीज है, नेटो के अंदर बताया जाता है कि मोस्टली जो वेपन सिस्टम्स होते हैं वो अमेरिकन सिस्टम ही लेते हैं। अब ऐसी बात है कि बताया जाता है कि ब्रिटेन है, नॉर्वे है, आपने सुना होगा सब लोग F-35 प्लेन ही लेते हैं। आप देखेंगे कि वो अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल ही लेते हैं, वो एक देखते हैं हाईमार्स ही लेते हैं। जो हमारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है उनका हाईमार्स है। तो अब हर जगह से उनके दाम भी ज्यादा है। अब आप ये देखिए कि वर्ल्ड के अंदर जो वेपन्स बनाने वाले कौन है मैक्सिमम, एक तो अमेरिका है, सेकंड रशिया है, चाइना है, और साउथ कोरिया भी है। साउथ कोरिया के अंदर भी अमेरिकन स्टेक है साउथ कोरियन डिफेंस कंपनीज में। तो अल्टीमेटली वो एक तरह से उनका कंट्रोल एंड होल्डिंग अमेरिकन कंपनीज का ही हो गया है। टर्की काम कर रहा है अच्छा ड्रोन्स पे, और आपने देखा कि ईरान भी कर रहा है, और उसके अंदर भारत भी इमर्ज हुआ है। और मोदी जी ने 2014 में मेक इन इंडिया का बात रखी थी, आत्मनिर्भर की बात रखी थी, और भारत के अंदर एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात करी थी। अब ये देखिए, ये जो डिफेंस सिस्टम जो आप मैं बता रहा हूँ 2 से 5% होने वाला है। इसमें थ्रेट किसका बताया है? थ्रेट बताया है रशिया का, और बताया है चाइना का। चाइना को नेम नहीं किया है, पर इनडायरेक्टली बोल दिया है कि चाइना भी एक थ्रेट हो सकता है। क्योंकि चाइना आपने देखा है कि कैसे ताइवान के ऊपर वो अपने एयरक्राफ्ट भेजता रहता है, उसको डराता है, धमकाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि नेटो को इन्वॉल्व होना पड़ेगा हर जगह। अब आप ये देखिए कि अमेरिकन जो वेपन सिस्टम्स है वो एक तो बहुत महंगे हैं, ठीक है, रशिया से तो ले ही नहीं सकते। चाइना की जो वेपन सिस्टम्स है वो तो जंग साबित हुए हैं, वो तो सिर्फ टेक्नोलॉजी को रिवर्स करते हैं, और उनको ये भी नहीं मालूम कि बैटल टेस्टेड में काम होंगे क्या नहीं होंगे, कंप्लीटली अनरिलायबल है। और साउथ कोरिया है वो तो अमेरिका का ही एक तरह से क्वाजी डिफेंस कंपनी है। और
भारत आता है और भारत के अंदर ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा है कि कैसे हमारा जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, उन्होंने वहां से जो 500 ड्रोन, एक बार आपने देखा होगा पाकिस्तान से छोड़े गए थे, चाइनीज और टर्किश ड्रोन, सबको उन्होंने एक तरह से एलिमिनेट कर दिया था। उन्होंने एक तरह से उनके सिग्नल जैम करके, तो ऐसा हो रहा था कि पाकिस्तान से सिग्नल ही नहीं आ रहा था उनको, तो ड्रोन ऑटोमेटिकली फील्ड में गिर गए थे, ठीक है। और जो ड्रोन नहीं गिरे उसको हमारे जो जवान थे उन्होंने उसको फायरिंग करके उसको खत्म कर दिया था। हम तो सो रहे थे 4 दिन, तो आपको लगा भी था क्या कि की बैटल में कोई युद्ध हो रहा है। आपने देखा कि कैसे, जैसे अभी इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध हुआ, तो वहां पे एक तरह से हमने देखा कि बिल्डिंग्स डिवास्टेट हुई। आपने ये देखा कि ये एक दिन इसराइल की एक इंस्टीट्यूट उन्होंने मार गिराया, एक बार उन्होंने हॉस्पिटल पे हमला किया, एक बार रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे हमला किया। हमने जी, ईरान के अंदर भी वही देखा कि वहां पे भी सिविलियन बिल्डिंग्स को सिविलियंस नुकसान हताहत हुए पहुंचे। थे। हाँ, और पर भारत के अंदर इतना ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ, आप ये देखिए। तो हमारा जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने, उन्होंने हमारे को बचा लिया। आपने देखा कि कैसे वैष्णव देवी को अटैक करने की कोशिश की गई थी, फिर गुरुद्वारा को भी अटैक, अमृतसर में गुरुद्वारा को भी अटैक करने की कोशिश की गई थी। सबको न्यूट्रलाइज किया गया। भारत को समझ में आ गया था पाकिस्तान ये भी कर सकता है, उधर भी कर सकता है। तो ऑल राउंड 360 डिग्रीज जो सिक्योरिटी है वो हमारे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दिया था। उससे पीछे हमारा S-400 खड़ा था, पर जी, हमने S-400 को यूज ही नहीं किया। ये बात देख बता रहा हूँ। फिर बाद पर में आता उमेश है हमारा उमेश जी, ये सारी बातें जो आपने गिनाई, ये सब कुछ टेस्ट हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पूरी दुनिया ने देखा। तो अब तो यस। सीधी सी बात है कि अगर अपनी वेपन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नेटो कंट्रीज पर अमेरिका दबाव डाल रहा है कि अपने डिफेंस बजट को बढ़ाए, तो उनको तो लग रहा है कि शायद हथियार उनसे खरीदे जाएंगे। लेकिन ये सारे कंट्री, ये जो 31 कंट्री है नेटो के, ये तो भारत की तरफ देख रहे हैं ना। ये तो चाहेंगे कि भारत के टेस्टेड हथियार जो है उनको खरीदा जाए। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। मैं इसके लिए अपने वेपन सिस्टम्स इसके लिए गिना रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि कितना इंपॉर्टेंट हुआ था। आकाश जो था हमारा हीरो था। हमने देखा ब्रह्मोस भी यूज हुआ था। हमने देखा कि कैसे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम भी यूज हुआ था। तेजस के अंदर बहुत सारी कंट्रीज को इंटरेस्ट है, ठीक है। और हमारी आर्टिलरी गन्स जो भारत फोर्ज बनाता है, कल्याणी ग्रुप, उसको ऊपर भी लोगों को इंटरेस्ट है। फ्रांस हमारे जो आर्टिलरी सिस्टम्स है उसके लिए रेडी भी है, और आप हमारे तेजस फाइटर जेट के लिए भी लोग रेडी है। तो इसमें भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ने वाला है। आपने देखा होगा 2014 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट था 650 करोड़, जो 2025 में बढ़ के 23,000 करोड़ हो गया था। और भारत सरकार ने सोचा था ये डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ने से पहले हम 2028 या 19-29 तक 50,000 करोड़ कर लेंगे। बट अगर जिस हिसाब से स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं एक तरह से भारत सरकार ने अपने एस्टिमेट रिवाइज किया है, और बताया जाता है कि कम से कम 2 से 3 लाख करोड़ का हमें डिफेंस ऑर्डर्स और एक्सपोर्ट्स मिल सकते हैं। और आपने देखा कि कैसे अभी जर्मनी की जो राइन मेटल कंपनी है उसका करार हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। रिलायंस इंडस्ट्रीज छोटे भाई की अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है। नागपुर के अंदर 1000 एकड़ का लैंड लिया है उन्होंने, और बताया जाता है कि वहां पे 155 शेल्स वो यूज करने वाले हैं। और राइन मेटल जो कंपनी है वो जो नेटो के अंदर लेपर्ड टैंक्स यूज होते हैं उसको बनाता है। और जो 1000 एकड़ का जो कंपाउंड है वो जो बना रहे हैं डिफेंस कॉलोनी, उसके अंदर बताया जाता है कि वो एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। तो भारत को एक तरह से यहाँ पे बहुत फायदा होने वाला है डिफेंस एक्सपोर्ट्स में। और जाहिर सी बात है, भारत को जो फायदा होगा, या पूरी दुनिया के देश भारत की तरफ देख रहे हैं, तो जिनको घाटा होगा उसमें तो चाइना और अमेरिका नंबर 1 पर आते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो घाटा होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ, वो होने वाला है एक तरह से अमेरिका को। क्योंकि अमेरिका के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो सोच रहे होंगे कि हमें ऑर्डर्स मिलेंगे, बट ऐसा है कि भारत के सिस्टम टेस्टेड है। और आपने ये देखा है कि मिनिमम कैजुअलिटीज होती है, और एक तरह से प्रिसिशन अटैक्स होता है जहाँ पे लगना रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि फर्स्ट दिन जब हमने मिसाइल्स छोड़ी थी उधर, 26 मिनट के अंदर हम 11 लोकेशन पे हमने हमारी BB रैम मिसाइल
वो हमने छोड़ दी थी और हमारा काम कंप्लीट कर दिया था। 23 टू 26 मिनट्स का ऑपरेशन था। 11 जगह पे हमने स्ट्राइक किया था। तो ये जो प्रिसिजन मिसाइल गाइडेड सिस्टम्स होता है, जिसकी एक्यूरेसी मीटर तक रहती है, 1 मीटर तक रहती है, वो भारत की सबसे बड़ी खासियत है। और एक तरह से भारत के जो वेपन सिस्टम्स है, दे आर बीइंग टेस्टेड अक्रॉस मल्टीपल एनवायरनमेंट्स। वो पहाड़ियों में भी टेस्ट होते हैं, गलवान में भी टेस्ट होते हैं, रेगिस्तान में भी टेस्ट होते हैं, फिर बाद में जंगलों में भी टेस्ट होते हैं। तो इट इज ऑल वेदर वेपन सिस्टम्स। तो भारत की जो टोपोग्राफी है, हम वहां पे पूरा वेपन टेस्टिंग करके वो बाद में इंडक्ट होते हैं। इट इज वन ऑफ द वेरी टफ प्रोसेस इन द वर्ल्ड। और भारत की इसकी के कारण आपने देखा है कि भारत का जो वेपन सिस्टम्स है, वो हमेशा एक तरह से बैटल टेस्टेड है, उस पर भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, युद्ध के लिए जब आप जाते हो, कोई सोल्जर जाता है तो उसका साथी उसका वेपन सिस्टम ही होता है जिसको वो यूटिलाइज कर सकता है, और वो ट्रस्ट भारत दिलाता है। इसके कारण आपने देखा है कि आर्मीनिया हमसे पिनाका ले रहा है, हमसे एक तरह से उसने आकाश की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा है। सुखोई 30 MK1 जो हमने एक तरह से मॉडिफाई किया है, रशिया का जो सुखोई 30 आता है उसको हमने मॉडिफाई किया है। वो चाहता है कि सुखोई 30 MK1 जो इंडिया ने मॉडिफाई किया, वो वेपन, वो एयरप्लेन वो चाहता है। वो बोलता है हमको सुखोई 30 नहीं चाहिए रशिया का। आपने जो इसके अंदर अपनी मिसाइल सिस्टम लगाया है, आपने अपना रेडर लगाया है, आपने आपका एवियोनिक्स, हम वो चाहते हैं। तो इसका भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और आपने ये भी देखा कि भारत के अंदर S-400 मिसाइल सिस्टम्स बन रहे हैं, S-500 भी आने वाला है। और रशिया तो हमको सुखोई 57 देने को तैयार है। ये तो रशियन वेपन सिस्टम्स, रशिया देखिए, ऐसा है कि सिर्फ नेटो कंट्रीज नहीं है वर्ल्ड में, हमारे पास वियतनाम भी है, हमारे पास इंडोनेशिया भी है, फिलीपाइंस को हमने ब्रह्मोस दिया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो जॉइंट डेवलपमेंट में वेपन सिस्टम्स बनेंगे, उसके लिए हमें रशिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मोस जैसा सिस्टम मेरे हिसाब से वो हम नेटो को नहीं बेच पाएंगे, बट इंडिजिनस सिस्टम जैसे तेजस है, सुपर सुखोई है, और एक तरह से आप ये देख लीजिए पिनाक मल्टीपैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम्स है, और आर्टिलरी गन्स है, शेल्स होते हैं। और जैसे हमारा जो अग्नि 5 बंकर बस्टर बॉम्ब है, जिसको हमने मिनिएचराइज करके उसके जो रेंज कम करके उसका पेलोड बढ़ा दिया है, वो सब चीजों का डिमांड आने वाला है। आर्टिलरी गन्स, आर्टिलरी शेल्स का डिमांड आने वाला है। भारत के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री वैसा चालू हो जाएगा। और आपको मालूम है, यूक्रेन वॉर के टाइम पे हमने रशिया को भी वेपन्स, जो रशिया ने हमको बेचे थे, हमने वापस उनको दिए, क्योंकि उनके पास उस समय शेल्स नहीं थे। तो ऐसी बातें अंजू जी, बहुत ज्यादा इसके अंदर एक तरह से हम काम होता हुआ देखेंगे। पर जैसे आप कह रहे हैं ना कि ब्रह्मोस भारत ने अभी फिलीपींस को दिया, लेकिन नेटो कंट्रीज को नहीं दे सकता है, और सबसे ज्यादा डिमांड तो ब्रह्मोस की हो रही है, क्योंकि जैसे नूर खान एयरबेस पे ब्रह्मोस ही गिरा था, जिससे पूरा का पूरा वो किराना हिल्स हिल गया। तो अगर ब्रह्मोस बाकी कंट्रीज चाहेंगे तो उसके लिए रास्ता क्या निकल सकता है? क्या इसके लिए रूस राजी होगा? देखिए, आपको याद होगा S-400 सिस्टम जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो रशिया ने हमको दिया है। हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट कुछ की चालू कर दी है, हम अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बना रहे हैं। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि किस हिसाब से हम एक तरह से इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स की हमने यहाँ पे चालू कर दिया है कि हम उसको यहाँ पे भारत के अंदर इनोवेशन कर रहे हैं, उसको डेवलप भी कर रहे हैं और उसको डिप्लॉय भी कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे, ये काम होता रहेगा। और अगर सैटेलाइट की बात करें, हमने अपने नाविक सिस्टम का इस्तेमाल किया था, और कैसे धूल चटाई हमने पाकिस्तान को, चाइना ने भी देखा, और पाकिस्तान तो चाइना की सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहा था। तो आपको लगता है उसको भी बहुत जल्द अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि अब तो चाइना भांप गया होगा कि नाविक कैसे काम कर रहा था? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि 1999 में कारगिल वॉर पे हमने यूएस से सैटेलाइट्स की, हमने एक तरह से लोकेशन, जीपीएस लोकेशंस की मांग की थी। यूएस ने हमको नहीं दिया था। उसके बाद भारत को लगा कि हमें हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाने की जरूरत है। तो हमने अभी डेवलप किया है नाविक। नाविक जो है अभी भी एक तरह से इंडियन ओशन के अंदर ही काम करता है। ये फुल फ्लेज सिस्टम नहीं है। इसके लिए हमें सैटेलाइट्स लॉन्च करनी पड़ेगी ताकि हम ट्रैकिंग और न्यूट्रलाइजिंग कर सकेंगे। तो मेरे हिसाब से जो अभी ये जो सैटेलाइट सिस्टम्स है,
इसके अंदर और मिसाइल्स हम स्पेस में लॉन्च करेंगे। फिर हम अगर कहीं भी विश्व में कहीं से भी अगर मिसाइल्स भारत की तरफ डायरेक्ट हो रही है तो इमीडिएटली हमारे सैटेलाइट्स को कैच कर पाएंगे और रिले करके मिली सेकेंड्स में रिले कर लेंगे हमारे ग्राउंड रेडार्स पे। और हमारा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका थ्रेट एनालाइज करके कौन से न्यूट्रलाइजर को भेजना, कौन से वेपन सिस्टम को यूज करना, उसको देख के वो यूटिलाइज कर लेगा। अभी आपको ये भी बता देता हूँ, हाइपरसोनिक मिसाइल जिसको बताया जाता है उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, भारत सरकार एक्टिवली कंसिडर कर रहा है S-500 भी लेने के लिए। S-500 बताया जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, स्पेस के अंदर जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स है उसको भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। सर, आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है भारत का जो ये आर्म्स जो से जुड़ी हुई इंडस्ट्री कितनी फल फूल जाएगी, कितने करोड़ों का ये कारोबार हो सकता है भारत के लिए? देखिए, भारत का अभी जो है 30,000 करोड़ तो हम अभी एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। भारत सरकार इसको बढ़ाना भी चाहता है और एक तरह से आपने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ पे भी जाते हैं तो साइप्रस गए, ग्रीस गए या क्रोएशिया गए, वहाँ पे डिफेंस की पिच कर भी रहे हैं। ग्रीस के अंदर हमारे IAF गए थे, तो ग्रीस ने हमसे ऑपरेशनल डिटेल्स मांगा था कि कैसे रफाल से हमने पाकिस्तान को धूल चटाई, क्योंकि जो रफाल का जो फाइटर जेट्स है जो भारत के पास है वही फाइटर जेट ग्रीस के पास भी है। और आपको ये भी बता देता हूँ, डसॉल्ट एक तरह से बैंकरप्ट होने वाला था 2016 में। भारत के 36 एयरक्राफ्ट आने के बाद उनको बाकी कंट्री से ऑर्डर मिले, उनको ग्रीस ने ऑर्डर दिए, उनको UAE ने ऑर्डर दिए और इसके कारण आज रफाल के पास अगले 8 से 10 साल का एक तरह से बैकलॉग है। तो भारत एक तरह से टाइम टेस्टेड पार्टनर है रफाल का और डसॉल्ट एविएशन का। मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है ये बात कि सब लोग सोचते हैं कि रफाल जेट अच्छा है, पर भारत के ऑर्डर के कारण और जब भारत लेता है तो बाकी कंट्रीज भी फॉलो करते हैं। ये समझने वाली बात है। UAE भी फॉलो किया, ग्रीस भी फॉलो किया। तो ग्रीस ने हमसे वो सारी डेटा मांगी थी, तो मेरे हिसाब से भारत ऐसे तो देने वाला नहीं है। भारत भी बोलेगा ग्रीस को कि आप हमारे से मिसाइल डिफेंस सिस्टम लो, ये सब चीजें होती है। देखिए, गिव एंड टेक की बात होती है, सिर्फ डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं है कि सारे बेनिफिट्स आप लोगे। तो कहीं ना कहीं पिच हो रहा है, हम जहाँ पे भी जा रहे हैं। देखिए, कल भी बात हुई थी, जैसे आपने देखा होगा स्कोर समिट में, भारत ने उस स्कोर समिट में सिग्नेचर करने से मना कर दिया था, पर भारत के रक्षा मंत्री रूस के रक्षा मंत्री से मिलकर बात कर रहे थे और उधर भी उन्होंने डिफेंस की बात चालू कर दी थी। तो आप ये समझ लीजिए हमारा कोऑपरेशन बढ़ेगा। हम जो हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए वो हम रूस से लेके भी आएंगे और भारत का जो डिफेंस सिस्टम्स है वो हर जगह बिकना चालू हो जाएगा। फ्रेंच आर रेडी इन पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम ऑल्सो। और हिमार्स अभी जो अमेरिका का है वो नहीं लेना चाहते क्योंकि वो महंगा है। क्योंकि आपको मालूम है फ्रांस एक तरह से यूरोपियन यूनियन में अपने आप को प्रोजेक्ट करता है एज ए लीडर, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जो यूनियन है उसके अंदर एक ही कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो फ्रांस है। और यूके है दूसरी कंट्री जो यूरोप में है, पर यूके यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, वो अमेरिका का सैटेलाइट स्टेट है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि आप ये देख पाएंगे फ्रांस हमसे पक्का लेगा। और आपको मालूम है साइप्रस अभी EU का नेक्स्ट चीफ बनने वाला है। ग्रीस जो नेटो मेंबर है वो लेगा। टर्की को छोड़ के बाकी 31 नेशन हमसे पक्का लेंगे। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से नाटो कंट्रीज से डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए दबाव डाला डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, वो दाब उनको दरअसल उल्टा ही पड़ जाएगा। उनके इस फैसले के चलते भारत ही मालामाल होने वाला है अगले कुछ सालों में। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम।